नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 20 अक्टूबर 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। फर्स्ट न्यूज़ दोस्तों, बायजूस टैप्स पी फंड्स टू प्रिपेयर फॉर आकाश सेल्स। देखिए, होता क्या है कि जब कोई अ, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर करता है, भले वो स्ट्रैटेजिक हो भले वो फाइनेंशियल हो। स्ट्रैटेजिक मतलब मान लीजिए मैं एजुकेशन एडटेक प्लेटफॉर्म हूँ, मैं दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म को अक्वायर कर रहा हूँ, जैसे बायजूस ने आकाश को अक्वायर किया, दैट इज़ स्ट्रैटेजिक। ओके, अगर मान लीजिए कोई सॉरी दैट इज स्ट्रेटेजिक। बट अगर मान लीजिए कोई पीई फंड है, मान लीजिए सॉफ्ट बैंक ने पेटीएम को अक्वायर किया, किस लिए अक्वायर किया? ऑब्वियसली दोनों एडटेक तो है नहीं, एक है आपका पीई फंड, एक है आपका फिनटेक कंपनी। तो अब ये एक्विजिशन क्यों हुआ? ये एक फाइनेंशियल एक्विजिशन हुआ, यानी कि सॉफ्ट बैंक जानता है कि भाई मैं अगर पेटीएम को अक्वायर करूंगा आज के रेट में अगर 100 मिलियन में, तो मैं जब एग्जिट करूंगा तो इसका मल्टीपल हो जाएगा लगभग 1 बिलियन। तो अब वो 10 टाइम्स मल्टीपल में वो चाहेगा कि एग्जिट कर जाए। इसी तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई आप भली स्ट्रेटेजिक की हो, आज भली बायजूस ने आकाश को अक्वायर किया स्ट्रेटेजिक के हिसाब से, लेकिन वो एग्जिट मल्टीपल क्यों ढूंढ रहा है? बिकॉज देखिए, बायजूस के ऊपर कई सारे लोन्स वगैरह चल रहे हैं, इनके लोन के डिफ़ॉल्ट भी आ रहे हैं। इनफैक्ट बायजूस ने अभी हाल फिलहाल में अपने लेंडर के ऊपर भी केस कर दिया था कि भाई लेंडर जो है उनको ज़बरदस्ती पैसा मांग रहे हैं, वो भी प्री पेमेंट मांग रहे हैं, तो उनके कारण फिर बिजनेस वाइबिलिटी ख़त्म हो रही है वगैरह वगैरह। तो वो एक अलग बात है, बट ये रीज़न के कारण बायजूस चाहता है कि भाई ठीक है, अब मैंने जितना एक्वेशन किया है, अब कोई और उसे ले ले मेरे से, जितना जो पैसा बनता है वो मेरे को दे दे, और मैं अब उस पैसे से अपना लोन चुका के अपना बिजनेस का वायबिलिटी बढ़ा लूँ। पीई फंड आकाश को क्यों अक्वायर करेगी? पीई फंड, अगेन जैसे मैं बोला कि पीई फंड को कोई वो नहीं है, पीई फंड बस अक्वायर करेगी। पीई फंड चाहेगी कि उस चीज़ को थोड़ा मैनेज भी कर पाए, और मैनेज करने के बाद उसी को थोड़े टाइम के बाद बेच देगी। मान लीजिए आज अगर कितना 100 मिलियन के आसपास अक्वायर होता है, तो वही अगेन वो बेच देगी, मान लीजिए 500 मिलियन, 5 टाइम्स में प्रॉफिट करके निकल जाएगी अपना। नेक्स्ट दोस्तों, पीएम अश्योर्स मोर हेल्प टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। एक्चुअली देखिए न्यूज़ क्या है, पीएम ने बोला है कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यानी कि पैलेस्टीन के लोगों को प्राइम मिनिस्टर मोदी हेल्प करेंगे, यानी कि इंडिया हेल्प करेगा। ये ऐसे कैसे हो गया? ये इंडिया तो इसराइल के साथ था। देखिए, इस चीज़ से आप डोंट बी मिस्टेकन that India started supporting Palestine instead of Israel. Actually, there was an attack that was carried out, जो कि गाज़ा के हॉस्पिटल में हुआ था, जिसमें बच्चे भी थे, विमेन भी थे। अब वो बोला जा रहा है कि या तो वो अटैक इसराइल ने किया, इसराइल बोल रहा है कि नहीं, हमास के कुछ जिहादी लोगों ने ये अटैक किया है। तो अब क्या हो रहा है कि भाई अब अटैक जो भी किया है, मरे तो मासूम लोग हैं, तो इंडिया उस कॉज को सपोर्ट कर रहा है। कॉज एज इट कि भाई ठीक है, किलिंग ऑफ सच इनोसेंट पीपल इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। सो इंडिया इज़ ट्राइंग टू जो भी इंडिया की तरफ से हेल्प हो सकता है वो हेल्प करना चाह रहा है। इस चीज़ को क्या इसराइल अपोज करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल भी जान रहा है कि अगर ये अटैक इसराइल ने किया या किसी ने भी किया तो ये गलत है। तो इसराइल भी अब इस चीज़ को सपोर्ट, मतलब अगेंस्ट तो नहीं जाएगा। हाँ, इंडिया पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, मतलब सपोर्ट नहीं करेगा, आई वुड से। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो न्यूज़ है, ट्रीटी बेनिफिट्स डोंट होल्ड अनलेस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट। देखिए क्या न्यूज़ क्या बोल रहा है ये चीज़, कि इंडिया का ना एक ओईसीडी के साथ एग्रीमेंट है, और उस ओईसीडी एग्रीमेंट के साथ ये चीज़ लिखा हुआ है कि मोस्ट फेवर नेशन का कैटेगरी में आता है इंडिया। अब ये ओईसीडी के जितने मेंबर्स हैं, अब अगर ये, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा ट्रीटी है, इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया कोई भी ओईसीडी मेंबर के साथ ट्रीटी करता है और उस पर डिविडेंड टैक्स जितना पे करेगा, जो मिनिमम रहेगा वो सारे कंट्रीज पे एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि इंडिया ने ना स्लोवेनिया के साथ एक ट्रीटी एग्रीमेंट किया हुआ है जिसपे 5% टैक्स लगता है। स्लोवेनिया ऑलरेडी ओईसीडी का मेंबर है। अब नीदरलैंड, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड ये चीज़ बोल रहे हैं, क्योंकि स्लोवेनिया एक मेंबर है ओईसीडी का, और स्लोवेनिया पे क्योंकि 5% टैक्स है, हम भी ओईसीडी के मेंबर है, हम भी मोस्ट फेवर्ड नेशन कैटेगरी में आते हैं, तो हमें भी टैक्स लोएस्ट ऑफ द ऑल 5% पे लगना चाहिए। आप समझ गए केस का मतलब? तो इंडिया ने बोला ऐसा नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो इनके नीदरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के फेवर में रूल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है बॉस, अगर इंडिया कोई ट्रीटी साइन करता है
स्लोवेनिया के साथ या अदर कंट्रीज के साथ जहाँ पे 5% से कम है टैक्स, और उसके बाद ये लोग मेंबर बनते OECD के, तो वो OECD वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा अनलेस इंडिया ने कैटेगोरिकली उस चीज़ को रेटिफाई किया है। यानी कि अगर स्लोवेनिया के साथ आपका 5% है, ठीक है, स्लोवेनिया OECD का मेंबर हुआ, तो ये नहीं हुआ कि ऑटोमेटिकली सारे मेंबर का विथहोल्डिंग टैक्स 5% हो जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड चीज़, अगर इंडिया को 5% का करना है किसी के साथ विथहोल्डिंग टैक्स, तो इंडिया कोई कैटेगोरिकली कोई एग्रीमेंट एंटर करेगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ है कि अगर ये स्लोवेनिया मेंबर हो जाता OECD का, उसके बाद अगर इंडिया एग्रीमेंट में एंटर करता, तो फिर वो 5% का टैक्स सब पे एप्लीकेबल होता। बट क्योंकि स्लोवेनिया के पहले एग्रीमेंट टाइप किया गया था और स्लोवेनिया ने बाद में OECD का मेंबर टेकअप किया, तो इस मेंबरशिप टेकअप किया, तो इसलिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप आपकी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूज़ है, बट आपको समझ में आया होगा। अब इसका रेपरकेशन क्या होगा? रेपरकेशन ये होगा कि भाई जितने भी जो नीदरलैंड बेस्ड कंपनी है, एंड द मोस्ट फेमस इज नेस्ले, तो नेस्ले जैसी कंपनी के ऊपर अब टैक्स जो कि 5% लगता था, अब 10% लगेगा। तो हैवी टैक्स रेवेन्यू या हैवी टैक्स आउटगो लग जाएगा नेस्ले के ऊपर। नेक्स्ट इज ऑल्सो डिमांड फॉर फ्लेक्सी ऑफिस स्पेसेस राइजेस एज वर्क फ्रॉम होम बिकम्स पास। देखिए, वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा सा कल्चर जाते जा रहा है इंडिया में, क्या हर जगह अक्रॉस द ग्लोब। तो अब क्या हो रहा है कि जो फ्लेक्सी वर्किंग स्पेसेस है, यानी कि को वर्किंग स्पेसेस है, फॉर एग्जांपल वीवर्क हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, इनफैक्ट ओयो ने भी एक निकाला है, आई थिंक करके ना, क्या ऐसे एक ओयो ने भी निकाला है एक ऐसा। तो अब फ्लेक्सी वर्किंग स्पेसेस का मतलब क्या होता है, कई सारे कंपनीज अपना एक छोटा छोटा केबिन ले लेते हैं कि भाई ठीक है, मैं अगर एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरे बाजू वाले केबिन में ही, सेम बिल्डिंग में, सेम फ्लोर में, मेरे बाजू वाले केबिन में बंदा हो सकता है दूसरे कंपनी में काम कर रहा होगा, उसके बाजू में तीसरे कंपनी में। तो ये होता है फ्लेक्सिबल वर्किंग स्पेसेस, जहाँ पे अलग अलग कंपनीज जो है सेम बिल्डिंग को हायर कर लेती है, उन्हें सिर्फ जितना स्पेस चाहिए रहता है, मान लो 3 एम्प्लॉय या 10 एम्प्लॉय या 20 एम्प्लॉय, 50 एम्प्लॉय, जितना बैठाना है बैठा सकते हैं। तो अब उनका डिमांड बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंडिया में वर्क फ्रॉम होम का थोड़ा सा जो कल्चर है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो छोटे मोटे कंपनीज भी अब चाह रहे हैं कि भाई वर्क फ्रॉम ऑफिस चालू हो जाए। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, NARCL acquires 3 stressed accounts. State-owned bank wins bids for Dharni Sugars SPML Infra parenteral drugs at an uncontested Swiss challenge auction in past 2 weeks. देखिए न्यूज़ क्या है, बेसिकली NARCL तो आपको मैंने कई बार बताया है कि NARCL होता क्या है कि भाई गवर्नमेंट द्वारा एक नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी है। ये क्या करते हैं कि स्ट्रेस एसेट्स को गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक्वायर करती है बैंक से, ठीक है। तो एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी होता क्या था, पहले देखिए, जब बैंक के पास कोई स्ट्रेस्ड एसेट आता था ना, तो बैंक क्या करता था, एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता था। अब उस पर क्या होता था कि बैंक का अगर मान लो एसेट 1000 करोड़ का, बैंक को लगता है रियलाइजेशन 200 करोड़ का आ गया, बैंक क्या करेगा, उसे या तो 200 करोड़ में बेच देगा। बाय चांस अगर उसे जैसे बैंक 200 करोड़ में बेचता है और वो एसेट से रियलाइजेशन 300 करोड़ का आ जाता है, तो क्या होता है, बैंक के मैनेजर, बैंक के जो हायर अथॉरिटीज़ है, उनके ऊपर एक क्वेश्चन उठ जाता था कि भाई आप तो ये 200 में कैसे बेच दिए, ये तो आराम से 300 का वैल्यूएशन था, आपने चीटिंग किया, आपने फ्रॉड किया, आपने घुस किया, चाहे जो भी ब्लेम्स लगने लगते थे। इस कारण से क्या होता था, ये सारे प्रोसेस डिले हो जाते थे, और फिर बाद में बैंक के जो मैनेजमेंट है वो भी डरने लगी कि यार कल को हम मान लो एक्चुअल वैल्यूएशन जो हमको मिल रहा है हम उस पर भी बेचें, तो यार ये तो कल को वापस से पलट के आ जाएगा हमारे ऊपर कि भाई आप जो है कोई ख़राब वैल्यूएशन बेच दिए। इसके कारण गवर्नमेंट ने एक इंसॉल्वेंसी को थोड़ा सा इंसॉल्वेंसी तो मैं नहीं बोलूँगा, बट ये स्ट्रेस एसेट्स का बर्डन को बैंक के बैलेंस शीट से उठाने का एक तरीका निकाला है, जिससे गवर्नमेंट जो है NARCL बनाया है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों अपना अपना स्टेक होल्ड करती है। और ये क्या करती है, बैंक को ये एक तो गवर्नमेंट के द्वारा बैक, गवर्नमेंट की तरफ गारंटी के मतलब कैपिटल गवर्नमेंट और बैंक्स का दोनों का लगता है, और गारंटी गवर्नमेंट का लगा हुआ है। इसमें कुछ फंड्स गवर्नमेंट की तरफ से मिले इनिशियली, जिससे NARCL अपना धंधा चालू कर दिया है। तो अब क्या करते हैं, अगर बैंक को, आपको मान लीजिए वही 1000 करोड़ का एग्जांपल लेते हैं, 1000 करोड़ का एसेट है, बैंक बोलता है यार मुझे 200 करोड़ के आसपास का रियलाइजेशन होगा, NARCL बोलते हैं चलो ठीक है मैं आपसे 200 करोड़ में बेच लेता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। जैसे NARCL ये क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो ठीक है 200 करोड़ में मैं खरीदूंगा, NARCL अपना एक अनाउंसमेंट कर देगा कि मैं इस एसेट को 200 करोड़ में खरीद रहा हूँ, कोई और पार्टी इंटरेस्टेड है अगर इसको 250 करोड़ में या 200
1 करोड़ में भी खरीदना चाहे तो वो आके मेरे से कॉन्टैक्ट करे. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्विस चैलेंज, वेयर यू ओपनली डिस्क्लोज योर बिड एंड इन्वाइट द कॉम्पिटिटिव बिड फॉर दैट पर्टिकुलर बिड. ठीक है, तो 200 करोड़ से ऊपर जो कंपेटिटिव बिड आ जाएगा और वो उस जितने के अगर वो उसके ऊपर रहता है तो उसे खरीद सकता है. तो अभी जब और अगर मान लीजिए इस पर कोई सामने वाला पार्टी बोलता है कि नहीं मैं 201 करोड़ दूंगा, तो ठीक है, आप खुशी खुशी ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है. हमें 200 करोड़ का वैल्यूएशन लग रहा था, आपको 201 लग रहा है तो आप ले जाओ. उसके बाद गवर्नमेंट जो है अगर मान लीजिए कोई बिड आता ही नहीं है, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो बिड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, यानी कि NARCL का जो बिड है वो एक्सेप्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज ऑल्सो सेंटर क्लिक्स एंटर फॉर ऑनलाइन नॉट टू IT हार्डवेयर इम्पोर्ट्स. देखिए, मैंने आपको बताया था पहले 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट जो है एप्लीकेबल करने वाली थी क्या, कि लाइसेंस का रिक्वायरमेंट हो जाएगा कि कोई भी अगर IT हार्डवेयर इंपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेके इंपोर्ट करेगा. बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट ने बोला कि भाई इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला कि भाई ऐसे आप IT हार्डवेयर के ऊपर अगर ऐसे लाइसेंस रिक्वायरमेंट कर दोगे तो ये तो प्रॉपर लाइसेंस राज वाला सिस्टम हो गया, फिर आपको क्या बेनिफिट कर रहे हो. तो गवर्नमेंट बोला हम तो करेंगे, तो बोले यार शॉर्टेज पड़ जाएगा इतना, क्या मजाक की बात है. तो फिर गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, इसको 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं. फिर बाद में जब ये जो अफेक्टेड कंट्रीज जैसे ताइवान हो गया और US हो गया, ये सब क्या बोले कि ठीक है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इंडियन गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इनको ये चीज़ पता नहीं चल पा रहा है कि हमारे यहाँ जो IT हार्डवेयर यूज़ होंगे, हमारे यहाँ जो मतलब इंडिया में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उनके IT हार्डवेयर का क्या ऑथेंटिकेशन है. कोई मान लो चाइना के द्वारा इंपोर्टेड अगर IT हार्डवेयर रहेगा, हांगकांग के द्वारा इंपोर्टेड IT हार्डवेयर रहेगा और उस पर कई सारे ऐसे ट्रेसिबिलिटी के एलिमेंट्स लगा देंगे, तो हमारे तो सारे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लीक होते रहेंगे, तो फिर हम उस पर क्या करेंगे. तो फिर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बोला गया है कि भाई ठीक है, हम जो है ग्लोबल स्टैंडर्ड, ग्लोबल सर्टिफिकेशन निकालेंगे और ये पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा. तो इससे आप कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या है इस क्वालिटी स्टैंडर्ड, तो उस चीज़ का उस पर क्वालिफिकेशंस लिखा रहेगा. तो फिर इंडिया ने बोला चलो ठीक है, वो तो बात की बात है, मतलब इंडिया का बस ये कहना है कि अब जो इंपोर्ट्स होंगे, पहले तो 1 नवंबर से तो लाइसेंस के अंडर ही होंगे, उसके पहले भी जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं उस पर भी हम थोड़ा नज़र रखेंगे, यानी कि इंपोर्ट सारे ऑनलाइन होंगे, अब सारे सिस्टम में ऑनलाइन होंगे और हम उस पर नज़र रखेंगे. अभी कोई रिस्ट्रिक्शन बोल के कुछ भी नहीं है, ना लाइसेंस का रिक्वायरमेंट है, अभी बस नज़र रखेंगे. नेक्स्ट इंडियाज डिजिटल और फिजिकल कैश इज नॉट किंग फॉर रिजर्व इशू, यानी कि बैंक्स होल्डिंग्स फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी नॉट एलिजिबल फॉर कैश रिजर्व रेशियो. देखिए क्या हुआ इस न्यूज़ का मीनिंग कि आपको पता है कि CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट जो है लेके आ रही है टू कर्ब, आई वोंट से टू कर्ब द क्रिप्टो करेंसीज, बट इट्स जस्ट दैट गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू एंटर इनटू दैट क्रिप्टो डोमेन, प्रोबेबली द ब्लॉकचेन डोमेन. एंड गवर्नमेंट इसको इसी चीज़ के लिए क्या कर रही है कि भाई हम जो है क्रिप्टो करेंसीज वगैरह तो छोड़ो, बट हम अपना एक डिजिटल करेंसीज बनाएंगे जो कि रहेगा पूरा आपका ऐसे कैश के उस पर. आप किससे करेंसी रिसीव कर रहे हो, किसको करेंसी पेमेंट कर रहे हो, आपको कुछ भी सब कुछ एनोनिमस रहेगा. जस्ट दैट कैश, जैसे कैश रहता है वैसे CBDC रहेगा. अब पायलट फॉर्म में क्या किया गया कि कोई बैंक्स को बोला गया कि भाई आप जो है डिजिटल करेंसी एक्वायर करो. ऑब्वियसली इनको फ्री में तो दिया नहीं जाएगा, इनको बदले इनसे भी कैश लिया जाएगा. तो मान लीजिए अगर कोई बैंक से भाई 10 करोड़ रुपये का अगर डिजिटल करेंसी उनको देती है तो 10 करोड़ रुपये RBI जो है कैश ले लेगी. अब क्या हुआ है बात कि भाई बैंक्स को लगा कि यार ये तो हमारा जो 10 करोड़ का कैश है, ये तो हमारा एक क्या हुआ, एक कैश रिजर्व रेशियो का ही तो पार्ट हुआ. गवर्नमेंट ने बोला नहीं, भले ही ये आपका SLR का पार्ट रहेगा बट कैश रिजर्व रेशियो का पार्ट नहीं रहेगा. यानी कि 4% के हिसाब से 4 to 4.5% के आसपास जो आपको कैश रिजर्व रेशियो जो रखना पड़ता है, वो अभी गवर्नमेंट बोला कि ये जो मनी है आपका इस पर क्वालिफाई नहीं होगा. तो थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया इस बात का कि भाई क्यों RBI जो है इस चीज़ को मना कर रही है कि भाई ये मेरा CRR पे नहीं रहेगा. मेरे हिसाब से तो 100% क्वालिफाई करना चाहिए एज ए CRR, पर गवर्नमेंट उसे SLR में क्वालिफाई कर रही है. व्हाट इज द प्रेजेंट रेट फॉर CRR, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे.